नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है डेली हिस्ट्री के जो 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने का। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, कई यूनानियों कुषाणों और शकों ने कई यूनानियों कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। वो क्या है कि उस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का त्याग कर दिया था। जाति से ग्रस्त हिंदू धर्म में उन्हें आकर्षित नहीं किया, और बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज तक आसान पहुंच प्रदान की थी। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अब जरा देखिएगा, लिखा हुआ है कई यूनानियों कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति से ग्रस्त हिंदू धर्म में उन्हें आकर्षित नहीं किया था। जो सी ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। एक मिनट भैया, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शंस है कि ए उस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, बी है उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का त्याग कर दिया था, सी है कि जाति से ग्रस्त हिंदू धर्म ने आकर्षित नहीं किया, और डी बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज तक आसान पहुंच प्रदान की। तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा? सी वाला। जाति से ग्रस्त हिंदू धर्म में उन्हें आकर्षित नहीं किया था। यदि आप पुराने लोगों को देखते हैं, शकों को, यूनानियों और कुषाणों की बात करते हैं, तो जब ये भारत में आए तो कहा जाता है कि उस समय भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला था, और जो वैदिक धर्म है वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो व्यवस्था थी ये इनके लिए हितकर नहीं लगी, इसीलिए क्या है, इन्होंने इस धर्म को नहीं अपनाया। तो इसका सही आंसर है सी। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहता है। लिखा हुआ है, मध्य एशिया के कई शासकों ने वैष्णववाद को अपनाया और अन्य ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाया। चूंकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी, यानी कि वही वर्ण व्यवस्था, इसलिए वे हिंदू धर्म से उतने आकर्षित नहीं हुए जितने कि बौद्ध धर्म से। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि यह अधिक लचीला था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिखा हुआ है, संगम साम्राज्य के बारे में हमें बताने वाले अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से कौन से शिलालेख शामिल है? ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ओवरराइट हो गया है। लिखा गया है कि क्वेश्चन पूछना चाहता है कि संगम साम्राज्य के बारे में अशोक के कौन से शिलालेख जो हैं वो आपके लिए जानकारी प्रदान करते हैं। यदि हम इन शिलालेखों की बात करते हैं तो अशोक का दूसरा और जो 13वां शिलालेख है ये क्या बताता है, ये हमको दक्षिण भारत के राज्यों जो संगम वंश है उनके बारे में और चोल चेर पांड्या इनके बारे में भी बताता है। तो सेकंड और इसका जो 13वां शिलालेख है वो इनके बारे में बताते हैं। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्रमुख शिलालेखों का स्थान कांधार यानी कि ग्रीक लिपि के ये अभिलेख हैं। येरागुड़ी, गिरनार, धौली, खालसी, सोपारा, जौगड़ा, सहबाजगढ़ी, मनसेरा सन्नति हैं। शिलालेख 2 में दक्षिण भारत के पांड्य, सत्यपुरों और केरल पुत्रों का उल्लेख है, जबकि प्रमुख शिलालेख यानी जो महत्वपूर्ण शिलालेख 13 है इसमें चोल, चेर और पांड्यों आदि का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चोल, चेर, पांड्या का उल्लेख कहाँ पर है। चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख कहाँ पर है? ये प्रमुख शिलालेख 13 में है, जबकि पांड्यों, सत्यपुरों और केरल पुत्रों का उल्लेख शिलालेख 2 में है। तो यदि आपसे पूछा जाए शिलालेख 2 में किसका उल्लेख मिलता है, पांड्यों, सत्यपुरों और केरल पुत्रों का, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, चेर और पांड्यों का वर्णन मिलता है। यह अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है।
क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस को क्या है, आपको एक सीरियल में लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जरा देखिएगा, लिखा हुआ है कि सोने के सिक्के पहले आए, आज चांदी के सिक्के पहले आए, लोहे का हल आया, शहरी संस्कृति आई। तो जरा इन पर हम यदि ध्यान दें तो ये जरा नीचे से ऊपर चलते हैं, 4 3 2 1 का पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि शहरी संस्कृति पहले आई। शहरी संस्कृति नंबर 1 पर आई। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो कैसी है, शहरी है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, शहरी। उसके बाद लोहे का प्रमाण आया, ये लोग तांबे का प्रयोग किया करते थे, फिर बाद में लोहे का युग आया जिसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। उसके पश्चात चांदी के सिक्के जो है वो ढाले गए, और सबसे बाद में जो आते हैं वो आपके सोने के सिक्के ढाले गए। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन आपका मिलता है डी में। तो सही आंसर जाता है आपका डी। शहरी संस्कृति, लोहे का हल, पंचमार्ग चांदी के सिक्के 34 सदी ईसा पूर्व, ज्यादातर मुंगेर में खनन खानों से चांदी का खनन, और सोने के सिक्के इंडो यूनानियों के आगमन के साथ जो है जारी किए गए। तो सही आंसर इसका डी, यानी कि नीचे से क्रम ऊपर की ओर गया है। लिखा हुआ है आर्यन शब्द का क्या अर्थ है। आर्यन क्या है, आर्यन एक जातीय समूह है, एक खाना बदोश समूह है, एक भाषण समूह है, या एक श्रेष्ठ समूह है। देखिए आर्य का यदि मतलब होता, यहाँ पर यदि आर्य शब्द होता, यहाँ पर शब्द यदि आर्य होता, तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है शाब्दिक वो होता है श्रेष्ठ या उच्चतर। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोगों में आर्य थे, और इन आर्यों के लिए जो है श्रेष्ठ या उच्चतर शब्द के बताने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ आर्यन शब्द है, तो आर्यन क्या है कि आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा। तो यानी क्या है, एक भाषण समूह के लोगों को हम क्या बोलते हैं, आर्यन बोलते हैं। लिखा हुआ है आर्यन शब्द का अर्थ उच्च जन्म है, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों के लिए किया जाता है। यह एक भाषण समूह है जिसे उनकी भाषा के नाम पर कहा जाता है, जो मध्य एशिया से अन्य स्थानों में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला। ये 4 बंदरगाह थे गुप्त काल के दौरान, ताम्रलिप्ति, ब्रोच, कल्याण और कैम्बे। इन 4 बंदरगाहों में से पूछ रहा है कि व्यापार को जो है हैंडल करने वाला वो प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो वो है भैया ए ऑप्शन, यानी कि ताम्रलिप्ति का बंदरगाह। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, लिखा हुआ है ताम्रलिप्ति बंदरगाह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तामलुक के वर्तमान शहर में स्थित था। ताम्रलिप्त नाम ताम्र या तांबे से आता है, जो झारखंड के सिंहभूम जिले के घाट शिला में खनन किया जाता है, और इस बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया था। यानी कि जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है वो झारखंड के सिंहभूम से उत्खनन होने वाले तांबे का निर्यात करने का एक प्रमुख स्थान है। और इसके अलावा यह बंदरगाह रूपनारायण नदी के पास स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंहभूम जिला है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है, किस नदी के है, तो रूपनारायण नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको दे रखा है कि ये कैसे कैसे आए, इनका आपको क्रम लगाना है। लिखा हुआ है फायान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हिंसन। देखिएगा सबसे पहले यदि हम पढ़ते हैं तो मौर्यन साम्राज्य को पढ़ते हैं, और वहां पर मेगास्थनीज आया था। नंबर 1 पर ये जाएगा, और ये है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब मेगास्थनीज के बाद यदि कोई दूसरा आता है तो वो फायान आता है। ये विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है। आपने पढ़ा है इसके बारे में कि ये जो था विक्रमादित्य के शासनकाल में आया, और फायान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म का आचार्य, और धर्म के बारे में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस की जो जिज्ञासाएं हैं उनको जानने के लिए भारत आया था। इसके बाद आता है इत्सिंग, और चौथे नंबर पर आता है हेनशांग। ये हर्ष के समय में आया था। तो ये क्रम है आपका 1 2
तो मतलब आपका आएगा 1 नंबर पे जाएगा आपका तीसरा नंबर, 2 नंबर पे जाएगा पहला, तीसरे नंबर पे जाएगा आपका सेकंड, और चौथे पे जाएगा आपका चौथा। ये है आपका क्रम। तो 3 1 2 4 जरा देखिएगा किसमें मिलते हैं, बी ऑप्शन में मिलते हैं। 3 1 2 4 आपका सही आंसर है बी। फायान 405 से 411 ईस्वी, एक चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया। इत सिंह एक चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत आया। ठीक है, मेगास्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व में आया। और हेनसांग 630 से 645 में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर था? यदि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, गांधार, कंबोज, काशी और मगध के बारे में, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मगध, और ये एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। ठीक है, मगध एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिस पर नंदों का शासन था। बाद में नंदों को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। लिखा हुआ है मगध दक्षिण बिहार में स्थित था और इसकी राजधानी राजगृह थी। बृहद्रथ मगध का प्रथम शासक था, मगर कई कारणों से उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया, क्योंकि यह सामरिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त रूप से जो था उन्नत प्रांत था। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है बृहद्रथ मगध का प्रथम नहीं अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में कौन सा इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित किया गया? बैक्ट्रिया, सीथ्रिया, जेड्रेसिया और ऑरिया, ये 4 ऑप्शन है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है तो जब हूणों का आक्रमण होता है तब वहां पर बैक्टीरिया जो है, ये जो समुदाय है, इसके द्वारा शासन की स्थापना की जाती है। मध्य एशियाई जनजातियों से शक और कुषाणों के दबाव के कारण इंडो यूनानियों को बैक्टीरिया पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैक्टीरिया ने भारत में 3 क्षेत्रों से शासन किया, बैक्ट्रिया, उत्तरी अफगानिस्तान, तक्षशिला और सियालकोट, तथा बैक्ट्रिया सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है तीसरी शताब्दी ईस्वी से जब हूण आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी ने अधिक से अधिक किस पर भरोसा किया है? ठीक है, देखिएगा, जब हूणों का आक्रमण होता है और रोमन साम्राज्य को यानी कि बैजेंटाइन साम्राज्य को ये ध्वस्त कर देते हैं, तब भारतीयों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ जो है वो टूट जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में भारत के जो व्यापारी हैं नए मार्गों की तलाश करते हैं और अपने लिए नए ग्राहक तलाश करते हैं, और वो अब की बार दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इसी बीच भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 455 ईस्वी में किया, जिसे तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से विफल किया था। उन्होंने हूणों के भारत से बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि उसने मलेच्छों पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक कारण दे रखा है और एक उसका रीजन दे रखा है। लिखा हुआ है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल मिला लिया। 13वां शिलालेख उसकी कलिंग विजय के बारे में वर्णन करता है। कथन कारण दे रखा है इसका, कलिंग ने दक्षिण भारत में भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया था। बहुत बढ़िया। अपने दक्षिण विजय के अभियान को कहता है पूरा करने के लिए ही अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। तो कथन ए सही है और आर उसका रीजन है। तो विकल्प देखते हैं क्या क्या है। विकल्प पहला है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही करता है, क्योंकि कलिंग पर जो हमला था वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राज्यों पर अपनी प्रभावी नियंत्रण नीति को स्थापित करना भी था। तो आर का जो आर है वो ए का जो है व्याख्या है, बिल्कुल सही है। कलिंग में एक विचित्र बात थी कि वहां कोई राजा नहीं था। प्रजा ने सेनापति को चुन लिया था, उसका नाम था महापद्मनाभ। कलिंग के लोग बहुत घमंडी थे और किसी के शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और अशोक इस राज्य में मगध की शक्ति को फिर से स्थापित करना चाहता था।
क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, इसमें भी दो, एक कथन है और एक कारण है। कथन क्या कहता है, पांडियन किल कनक्कू समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनवर्तन है। कारण है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। ये ऑप्शन दे रखा है और जो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है ये दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला कथन जो है वो सही है और आर उसकी व्याख्या है। संगमकालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किल कनक्कू कहा गया है। ये 18 भागों में विभाजित है, जिसमें त्रिकुरुल या नडियार हैं। अहम व पूर्व कविताएं किल कनक्कू उत्तर संगम काल में लिखी गई, इसलिए आर एक की सही व्याख्या है और सही आंसर है आपका ए। लिखा हुआ है अभिकथन ए, अहिंसा पर जैन धर्म के जोर ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जैन धर्म में मानसिक हिंसा भी हिंसा के समान बताई गई है। ठीक है, कर्म की हिंसा के ज्यादा जो मानसिक हिंसा ही बताई गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो कृषि कार्य है वो जैनियों के लिए निषेध है, क्योंकि कृषि कार्य करते समय बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु होती है। तो इसीलिए कृषक लोग जो है वो जैन धर्म को अपना नहीं पाए, इसीलिए जैन धर्म पिछड़ भी गया है, इसका एक मुख्य रीजन है। तो लिखा हुआ है कि अहिंसा पर जैन धर्म के जोर ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये बात बिल्कुल सही है। खेती में कीट पतंगों को मारना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, यहां पर ए होगा। ठीक है, both A and R are right and R is the correct expression of A। यहां पर भी A कर लीजिएगा, सही आंसर है ए। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों के लिए कृषि तक को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या और युद्ध का अभ्यास शामिल था। आखिरकार जैनों ने खुद को व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। जैन जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है, अहिंसा है। ये बात ये स्लाइड कहती है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में से किस राजवंश का शासन था? बहुत इंपॉर्टेंट, कहा था कि सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत में किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में मौर्यों का शासन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो यहाँ का कहता राजा था, और उसी ने इस सेल्यूकस निकेटर नाम के, जो कि सिकंदर का एक सेनापति था, उसको पराजित किया था। तो सही आंसर इसका क्या है, ये कहाँ का राजा था, कौन राजा था? मौर्य राजा था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर सिकंदर के आक्रमण के समय अंतिम नंद शासक धनानंद मगध पर शासन कर रहे थे। नंदवंश का संस्थापक महाबदम था और नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा जरा पढ़ने में मिस्टेक हुई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन है? तो वो है नंदवंश का। ठीक है, और वो था धनानंद। कौन था? धनानंद था। धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है, और इसीलिए सिकंदर के समय की यदि हम बात करते हैं तो कौन था? धनानंद था। कहा जाता है कि जो राजा पोरस था उसने धनानंद से सहायता की बात की थी, पर धनानंद ने उसकी बातों को जुटार दिया था, सिकंदर के आक्रमण को एक तुच्छ आक्रमण बताया था। तो इसका सही आंसर है आपका ए। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई आपका कोई सुझाव कोई कमेंट है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सैन्य शासन की प्रथा भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? तो सैन्य शासन की प्रथा भारत में सबसे पहले यूनानियों के द्वारा शुरू की गई थी। यूनानियों के द्वारा ही क्या है, भारत में सबसे पहले सैन्य शासन की परंपरा को शुरू किया गया। यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सैन्य शासन की शुरुआत की। उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए जिन्हें रणनीतिकार कहा जाता है।
ये लोकप्रिय माना जाता है कि भारत के साथ ग्रीक संपर्क 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आक्रमण के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक कारण एक एक्सप्रेशन है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में सभा बुलाई, बिल्कुल सही। वह बौद्ध धर्म के केवल महायान रूप का लोकप्रिय बनाना चाहता था, कारण यह है। और उसका जो रीजन है वो क्या है, वो रीजन क्या कहता है, पहला सॉरी रीजन ये है कि वह बौद्ध धर्म को केवल महायान रूप को लोकप्रिय बनाना चाहता था और हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा बुलाई। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, नहीं, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो हर्ष था, हर्ष के बारे में कहा जाता है कि हर्ष स्वयं जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर लिया और वह हीनयान संप्रदाय से ज्यादा प्रभावी था। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयाग सभा का आयोजन करता था और हर्ष के धन और समृद्धि का एक शानदार उदाहरण था। ये जो सभा है जो प्रयाग में आयोजित होती है हर 5 वर्ष, इसमें हर्ष अपने शासन का जो भी धन है वो क्या है, गरीबों में बांट देता है, इसलिए ये अद्भुत थी। हर्षवर्धन एक सख्त शैव भक्त थे, लेकिन बाद में वे एक उत्साही हीनयान बौद्ध बन गए। हेनसांग ने उसे महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में पशु आहार के उपयोग पर रोक लगा दी और किसी भी जीव हत्या करने वाले को दंडित किया। इसलिए दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या नहीं करता है। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? यदि हम चोल राजाओं की बात करते हैं तो चोल राजाओं में राजा प्रथम नाम का एक राजा हुआ जो अत्यंत ताकतवर और बलशाली राजा था। इसने सीलोन यानी कि आधुनिक श्रीलंका पर हमला किया और इसे क्या है, जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो सही आंसर है राजा प्रथम के द्वारा जो है वो किसकी, सीलोन पर विजय प्राप्त की गई थी। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम 985 ईस्वी में शासक बना। श्रीलंका में चोल शासन का शासन तब शुरू हुआ जब राजा प्रथम ने पहली बार श्रीलंका के उत्तरी आधे हिस्से पर विजय प्राप्त की और फिर 1018 में राजेंद्र ने श्रीलंका में सीलोन पर आक्रमण किया और अंत में पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त मार्च को किसके द्वारा रोका गया था? हमने पढ़ रखा है कि जब हर्ष अपने दक्षिण विजय को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसकी विजय को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका जाता है और नर्मदा के तट पर हर्ष जो पराजित होता है और यहीं से उसका जो दक्षिण का जो महत्वाकांक्षा है वो सीमित हो जाती है। तो किसने पराजित किया है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष को पराजित किया गया है। बादामी के पास कर्नाटक के बीजापुर में स्थित ऐहोल एक अति प्राचीन स्थान है। इसे ऐहोल और ऐहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का 643 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके लेखक जैन कवि रविकीर्ति थे। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की हार का भी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है वर्धमान कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी प्रमुख चेतक की पुत्री थी, गलत बात। बहन थी, पहली बात तो गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोसलन वंश की राजकुमारी थी, यह बात सही है। कहाँ की थी? लक्ष्मी राजकुमारी थी, क्योंकि वो क्षत्रिय थी और कौशल दरेश के जो पुत्री थी तो वो कोसलन वंश की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर बनारस के थे, ये भी बात सही है कि जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए जिनमें 24वें पार्श्वनाथ हुए जो कहाँ के थे? बनारस के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है और वो मिलता है हमें ऑप्शन सी में। तो दूसरा और तीसरा सही है। डिस्क्रिप्शन को जरा पढ़िएगा। त्रिशला बुद्ध की मां क्षत्रिय जाति की सदस्य थी। गौतम बुद्ध की मां कौशलन वंश की एक राजकुमारी थी।
ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर बनारस के थे। त्रिशला वर्धमान महावीर की मां और राजा चेटक है, राजा चेटक की बहन थी। 19 नंबर, अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही बात है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने की थी। यह भी बिल्कुल सही बात है। कर्णव वंश के शासक का जो है आंध्र सातवाहन के द्वारा किया गया, यह भी बिल्कुल बात सही है। तो 1 और 2 और 3 ये सभी बातें सही है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके मंत्री ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने की थी, जिन्होंने राजगद्दी हत्या ली। और कर्णव वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहन वंश ने अपदस्थ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा चौथी महान बौद्ध संगति में भाग लिया था। पहला ही गलत। फायान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किसके समय में आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है। और ये कह रहा है कनिष्क की सभा में भाग लिया। कैसे ले लिया भैया? चीन यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिले और उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी पाया। ये भी बात गलत है, क्योंकि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कह रहा है कौन सा सही है? ना तो वन और ना ही दूसरा, दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन पहली शताब्दी में जो है कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में कराया गया, और इस समय फायान नहीं था। फायान इससे बहुत पूर्वी, यानी कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं। डिस्क्रिप्शन को आप दे सकते हैं और उसके बारे में आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के बाद जो जैन भद्रवाहु के नेतृत्व में बने रहे वो श्वेतांबर कहलाए। सी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म के प्रारंभिक चरण में जैन बौद्धों के विपरीत छवियों की पूजा करते थे। 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि यहां पर भद्रवाहु था, यहां पर भद्रवाहु है। भद्रवाहु के संपर्क में जो रहे वो दिगंबर कहलाए, ना कि श्वेतांबर। जैन धर्म के प्रारंभिक चरण में जैन बौद्धों के विपरीत छवियों की पूजा करते थे, गलत। जैसे बुद्ध के बहुत सारे अवतार बताए गए हैं, ऐसी जैनियों में भी भगवान के कई सारे अवतार बताए गए हैं, और ये उन्हीं की तरह मूर्तियों की पूजा किया करते थे। केवल आंसर इसमें एक मिलता हुआ है और वो है सी। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वे जैनियों के पहले तीर्थंकर। स्वामी महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर, वे जैन धर्म के संस्थापकों में एक। भद्रवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन अन्य 3 समकालीन नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों समकालीन है। मिलिंद जो है वो इनका समकालीन नहीं है। मिलिंद का जो है नागसेन के साथ वर्णन है, जिसे मिलिंद पनाहों में संकलित किया गया, ये बहुत बाद का राजा है। जबकि शुरुआत के बिंबिसार हैं। बिंबिसार जो है प्रसेनजीत के साथ अपने मित्रवत संबंध रखता है, और गौतम बुद्ध जो है बिंबिसार के शासनकाल में जीवित थे।
मिलिंद को छोड़कर सभी पूर्व मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्योत्तर काल में मिलिंद का अस्तित्व था। वह इंडो ग्रीक साम्राज्य का एक इंडो ग्रीक राजा है जिसने अपनी राजधानी सागाला से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक बड़े साम्राज्य में स्थापित कर वहां पर प्रशासन कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई थी। तो सही आंसर है इसका बी। तक्षशिला का प्राचीन नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तक्षशिला का जो प्राचीन नगर है वो सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो 24 का ये आंसर सही है। तक्षशिला सिंधु और हाइडेस्पीस नदी के बीच स्थित था। हाइडेस्पीस झेलम का ही नाम है। हाइडेस्पीस नदी को अब झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। तक्षशिला महाविद्यालय 1 मिनट द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महाराजा धर्मपाल ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। आज का अंतिम क्वेश्चन जो स्लाइड पर है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। सबसे पहले भारत में यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने और फिर कुषाणों ने हमला किया। ये वाला सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। और इसे याद रखने का एक तरीका है, हसीनाओं से प्यार करना। हसीना बोले तो हिंद यवन यानी कि यूनानी, से मतलब तो सीथियन यानी कि शक, प्यार मतलब पल्लव, करना मतलब कुषाण। तो भारत पर सबसे पहले यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने, उसके पश्चात पल्लव और कुषाणों ने किया। तो सही आंसर है आपका ए। देखिएगा, यूनानियों ने उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और 180 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र में शासन किया। शक ईरानी खानाबदोश जातियों का एक समूह था। भारत में पहले शक राजा का माउस या मोगा कुषाण के रूप में जाना जाता था, जो अंतिम थे। कुजुल कडफिसिस कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कनिष्क बैक्ट्रिया में एक साम्राज्य पर शासन करने के लिए आया था जो पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। यानी कि सही आंसर है इसका ए। ठीक है, तो आज के थे ये 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके लिए लोगों के बीच में पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।